आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना के चपेट में पूरे देश में होने के कारण पढ़ाई पे बहुत ज्यादा असर पड़ा और ऐसे में सीबीएसई के परीक्षाएं 12वीं और 10वीं की परीक्षा होनी थी, लेकिन अब बड़ा फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी और शिक्षा मंत्री की बैठक हुई और उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि 12वीं और 10वीं की जो सीबीएसई की परीक्षा है उसको रद्द कर दी जाएगी। परीक्षा होने पर 15 दिन पहले छात्रों को सूचना दी जाएगी कि परीक्षा होगी। जब होगी उसके 15 दिन पहले ये इंफॉर्मेशन छात्रों तक पहुंचाया जाएगा कि परीक्षा होने वाली है। लेकिन फिलहाल के लिए दोनों ही परीक्षाएं 10वीं की और 12वीं की बोर्ड परीक्षा सीबीएसई की रद्द कर दी गई है। सरकार के फैसले से खुश हूं, ये मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल कह रहे हैं। आपको याद होगा कि कल ही केजरीवाल ने ये अपील की थी केंद्र सरकार से कि सीबीएसई की जो परीक्षा है, बोर्ड एग्जाम है, उसको रद्द कर दिया जाए। और ऐसे में केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि केंद्र ने हमारी बात सुनी और केंद्र के फैसले से मैं खुश हूं। जून के महीने में जैसे ही अगर स्कूल खुलने के आसार होंगे या फिर परीक्षा होने के आसार होंगे तब 15 दिन पहले उन्हें नोटिस दिया जाएगा। 12वीं की परीक्षा पर 1 जून को समीक्षा बैठक होगी और ऐसे में अगर कुछ भी आगे के लिए अपडेट होगा तो 15 दिन पहले ही सूचना दी जाएगी छात्रों को। ये शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया है। जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो उसी कालखंड में बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती का अवसर हमें उस महान यज्ञ से भी जोड़ता है और भविष्य की प्रेरणा से भी जोड़ता है। मैं कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से, सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहेब को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आजादी की लड़ाई में हमारे लाखों करोड़ों स्वाधीनता सेनानियों ने समरस समावेशी भारत का सपना देखा था। उन सपनों को पूरा करने की शुरुआत बाबा साहब ने देश को संविधान को देकर के की थी। आज उसी संविधान पर चलकर भारत एक नया भविष्य गढ़ रहा है, सफलता के नए आयाम हासिल कर रहा है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती है और पूरे देश में इसको एक पर्व के रूप में मनाया जाता है और हम सब ने आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं, पुष्पांजलि करी है। और अंबेडकर साहब का जो एक योगदान था वो सिर्फ संविधान तक सीमित नहीं था। उन्होंने एक आशा दी थी, एक विश्वास कायम किया था इस देश में, हर समाज के अंदर। और हम समझते हैं कि आने वाली पुश्तें भी उनकी कृतज्ञ रहेंगी। उन्होंने जो योगदान और एक रूपरेखा दी थी इस देश के संविधान के निर्माण करने में, हम सब लोगों ने, न सिर्फ कांग्रेसजनों ने लेकिन पूरे प्रदेश देश के लोगों ने उनका स्मरण किया, उनको याद किया। और हम समझते हैं कि आने वाली पुश्तें भी उनके विचारों पर अनुसरण करेगी। तीनों उपचुनाव को लेकर सर क्या अभी माहौल जो बन रहा है, आप जा रहे हैं वहाँ पे? भाई, तीनों जगह जो उपचुनाव हो रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर तीनों जगह कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जो चुनाव प्रचार है, सरकार का जो काम है वो जनता तक हम लेकर गए हैं। जिनकी ड्यूटी लगाई थी मंत्रियों की, पार्टी के पदाधिकारियों की, सब ने मिलकर उसमें अच्छा काम किया। और मुझे लगता है कि जो बिखराव और टकराव भाजपा में है उससे भी जनता बहुत नाखुश है। एक सक्रिय और मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने में बिल्कुल नाकाम रहे। और केंद्र सरकार ने जो किया है, चाहे वो किसी के कानून बनाए हों, चाहे महंगाई हो, हर जगह विफल रहे हैं। और जनता सारी बातों को देख रही है। तीनों उपचुनावों में अच्छे उम्मीदवार दिए हैं, अच्छा प्रचार किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार ने जो काम करा, लोगों तक पहुंचाने की जो कोशिश की है, उसमें कामयाब होंगे। सर, कोविड की जो स्थिति है, क्या प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का हाल ही में ज्ञापन देने आए शिक्षकों के साथ वार्ता का वायरल हुआ वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो वायरल हुए वीडियो से भी ज्यादा अगर सोशल मीडिया पर कुछ ट्रेंड हो रहा है तो वह नाथी का बाड़ा। उपचुनाव में यह सब जब निकलकर सामने आया, जब ज्ञापन देने आए शिक्षकों को प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ये क्या नाथी का बाड़ा है, तब से ही सोशल मीडिया पर यूजर शिक्षा मंत्री को उनके इस बयान के साथ ट्रोल करने लगे हैं। तो प्रदेश के शिक्षा मंत्री की बदौलत नाथी के बाड़े को इतनी प्रसिद्धि मिली कि नाथी के बाड़े की चर्चा प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनावों में देखने को मिल रही है।
तो अब तक जो विपक्ष प्रदेश की कानून व्यवस्था और किसानों की कर्ज माफी और प्रदेश में बढ़े बिजली और पानी के दामों के दम पर इन चुनावों में जा रहा था और सभाओं में इन्हीं सब मुद्दों के इर्द गिर्द भाजपा नेता अपना संबोधन दे रहे थे, वो अब नाती के बाड़े से अपने भाषण की या तो शुरुआत कर रहे हैं या चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री कहीं बोल गया भाई, कहीं बोल गया नाती को वाड़ो नहीं बोल गया, शिक्षा मंत्री ने नहीं बोला, शिक्षा मंत्री की नहीं बोल गया, राठौड़ साहब ने की और बात कही, नहीं बोल गया राठौड़। बताओ आप झुंझुनू है मंत्रियों में, आप झुंझुनू की है मंत्रियों में, आप बात तय करे हैं कि राजसभा भी बीजेपी जीत रही है, साड़ा भी बीजेपी जीत रही है और सुल्तानगढ़ भी बीजेपी जीत रही है। भाई साहब यही समाचार देने में आपके बीच लाया। बोलिए भारत माता की। में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा एक आदेश दिए गए जिसके अनुसार कार को पब्लिक प्रॉपर्टी मानते हुए कार में अकेले सफर करने वाले व्यक्ति को भी मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। वहीं कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश को राजस्थान में भी लागू करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। ये तो अवश्य है कि खुद की सेफ्टी के लिए अगर एक व्यक्ति से ज्यादा है कार में तो दोनों की सुरक्षा ये कहती है, दोनों के ये कोविड प्रोटोकॉल्स कहते हैं कि भाई उनको लगाना चाहिए मास्क। हालांकि जो कोर्ट का आदेश एक व्यक्ति पे आया है उसका हम अध्ययन अभी कर रहे हैं और अगर लगा कि ऐसा उस लागू करने लायक है राजस्थान में तो वो उस पर विचार किया जाए। पुलिस मुख्यालय में आला अधिकारियों द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है। मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि सरकार समय समय पर नीतियाँ करती आई है, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि सरकार का लगभग हमारा 2.5 साल का कार्यकाल हो चुका है और हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे काफी तक पूरे भी किए हैं, लेकिन अभी जो वादे पूरे हम नहीं कर पाए हैं या जो बचा हुआ कार्यकाल है इसमें और गति से काम करना पड़ेगा। इसमें पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार है या जो भी करना है इसमें पार्टी और सरकार मिलकर आमना बनाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कमेटी का निर्माण हुआ था कई महीने पहले, दुर्भाग्यवश अहमद पटेल जी का स्वर्गवास हो गया और उसके आगे काम नहीं हो पाया। मुझे विश्वास भी है, भरोसा भी है कि अब और ज़्यादा विलय नहीं होगा और जो चर्चाएं की थी, जो मुद्दे उठाए थे, जिन इश्यूज पर आम सहमति बनी थी उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और होगी, ऐसा मुझे लगता है। मुझे सोनिया गांधी जी पर पूरा विश्वास है क्योंकि उनके आदेश से कमेटी बनी थी और कमेटी में 2 सदस्य हैं। अब उपचुनाव भी 2 दिन में खत्म हो जाएंगे और जो 5 राज्यों के चुनाव थे वो भी लगभग समाप्त हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई कारण होना चाहिए इस कमेटी के निर्णय और उनके आदेशों के क्रियान्वयन में कोई अधिक। बेंगलोर पुलिस के अधिकारियों ने मुझसे संपर्क किया और जो घटना उन्होंने बताई वाकई में चौंकाने वाली थी और हृदय विदारक थी कि OLX फ्रॉड के साथ साथ जो ऑनलाइन हनी ट्रैप जिसे बोलते हैं उसका एक शिकार वहाँ का एक बच्चा अविनाश BS जो कि IAS की तैयारी कर रहा था, उसको 21 मार्च को इन्होंने संपर्क किया। लड़की के कोई नंबर उस पर आए, चैटिंग की और उस पर अश्लील वीडियो बनाकर उसकी फ़ोटो खींच ली, जिस पर उसको ब्लैकमेल किया गया, पैसे मांगे गए और फेसबुक पर डालने की और सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देकर उसको ब्लैकमेल किया गया, जिस पर व्यतीत होकर उसने सुसाइड कर लिया। उस सुसाइड के चलते वहाँ पर बहुत बड़ा बवाल मचा और बेंगलोर पुलिस ने मुझसे संपर्क किया। जो 2 आरोपी थे उनकी सूचना लोकेशन भरतपुर एरिया में आ रही थी। मैंने पूरा उनको सहयोग का आश्वासन दिया और अपनी साइबर टीम और अन्य टीमों को उनकी पतारसी में लगा दिया, जिस पर 2 आरोपी जावेद व रोबिन दोनों रसूलपुर कैथवाड़ा के पाए गए, जिनको मेरी एडिशनल SP डीग और CO डीग और SHO कैथवाड़ा, SHO खो और SHO नगर को लगाकर इनको जो है दस्तयाब किया। वह बेंगलोर पुलिस के उनको गिरफ्तार करवा कर हवाले किया, जिनको बेंगलोर टीम अपने वापस कार्रवाई के लिए ले जा चुकी है। सर, इस पूरी कार्रवाई में बेंगलोर पुलिस का भी कुछ सहयोग साथ में रहा? हाँ, बेंगलोर पुलिस का सहयोग उन्होंने हमसे सहयोग मांगा और होमवर्क उनका किया हुआ था। उन्होंने दोनों की जो है पहचान की हुई थी, लेकिन उनकी नाम के आधार पर यहाँ पर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है।
जिस पर हमारी टीम ने लगकर उनकी जो है आईडी कंप्लीट की, क्लियर की और इनको जो है चिन्हित किया और चिन्हित कर उनको गिरफ्तार करवाया। ईरान के नातांज परमाणु सेंटर पर रविवार को हमला हो गया। हमलावरों ने परमाणु संवर्धन केंद्र को पावर सप्लाई करने वाले अंडरग्राउंड सेंट्रीफ्यूज को निशाना बनाया। इस साइबर हमले में परमाणु सेंटर की बिजली ठप हो गई है। इससे ईरान बौखला उठा। उसने हमले का आरोप इजराइल खुफिया एजेंसी मोसाद पर लगाया है। ईरानी विदेश मंत्री जावेद जरीफ ने सोमवार को कहा कि हम इस हमले का बदला लेंगे। ये हमला वियना में परमाणु समझौते को बचाने के लिए चल रही बातचीत को संकट में डालेगा। उधर इजराइल ने हमले में अपनी भूमिका से इनकार किया है, लेकिन अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के पीछे इजराइल ही है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।